अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ हर तरफ दो किस्म की थरथलियाँ मची हुई हैं। एक का ताल्लुक एहतसाब के मामले से है, जिसके ऊपर पीटीआई ये कह रही है कि इस हुकूमत ने अपने आप को एहतसाब से निकालने के लिए एहतसाब चेयरमैन यानी नैब चेयरमैन को चलता कर दिया है, जस्टिस जावेद को, और नैब के कानून में तब्दीलियाँ कर दी। दूसरी थरथली पड़ी हुई है IMF की डील के हवाले से। जो तफसीलात हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक तो मुश्किलात का पहाड़ अब आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रहा है, और देखते हैं कि इस मुश्किलात के पहाड़ के नीचे कितने लोग कब तक पिसते हैं और इसके सियासी नताइज क्या निकलेंगे। नैब तरामीम और उसके ऊपर इमरान खान का गुस्सा, और फिर ये कि ये जो नैब चेयरमैन गए हैं ये किस किस्म का माहौल छोड़ के गए हैं, और आने वाले दिनों में नैब के हवाले से मौजूदा हुकूमत क्या फ़ैसले करेगी। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, जो वफाकी वज़ीर कानून है। हमें उन्होंने ज्वाइन किया, उनका शुक्रिया। ये भी हम आपको बता दें कि IMF के साथ जो मुआहदे के इम्प्लिकेशंस हैं आपके लिए, टैक्स पेयर के लिए, गरीबों के लिए, शहरियों के लिए, उसके लिए अगर आपने जानना है अभी तक जो मालूमात सामने आई हैं तो दूसरा ऐसा ज़रूर देखिएगा। खुर्रम हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे होंगे और हमें बता रहे होंगे कि कितने टैक्स लग सकते हैं, किस किस पर लग सकते हैं, तनख्वाह और पेंशनों का हाल क्या होगा, ये भी आप देखिएगा, ये जानने के लिए कि IMF का मुआहदा हमें किस तरफ लेके जा रहा है। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म साहब अस्सलाम वालेकुम। आज़म साहब, फ़ीसदियत में बात हो रही है कि इमरान खान ने नैब की तरमीम जो है वो 80% उनके दौर में काबिल कबूल थी, 70% जो हैं वो सदर पाकिस्तान जिन्होंने ये बिल वापस कर दिया कानून, उनको काबिल कबूल थी। मैं स्पेसिफ़िकली आपसे जानना चाहूँगा कि नैब की कौन सी तरमीम थी जिनके ऊपर इमरान खान ने, जिनको इन्होंने एक्सेप्ट किया, जो आपने मौजूदा कानून के ज़रिए जिनको आप बुरुए कार लाएँ। देखिए तलत साहब, वो फहरिस्त बहुत लंबी है और कंपैरेटिव टेबल अभी मैं शायद गाड़ी में तो मैं सुबह देख रहा था। सीधा सीधा बता दें, मैं सीधा बता दें। मैं आपको सेलिएंट फीचर्स बता देता हूँ। इन्होंने सेक्शन 4 जो कि नैब का दायरा कार वज़ा करता है उसके बारे में तरमीम की, और उन्होंने कहा कि जिस सेक्शन 4 में ये जो चीज़ें हैं ये अब नायब के दायरा कार में नहीं होगा। उसमें टैक्सेशन मैटर्स हैं, यानी कि जो बिजनेस कम्युनिटी के मामलात हैं और वो रेगुलेटर्स वाले जो। FTR। जी 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 जी। फिर जो कैबिनेट के स्टैट्यूटरी बॉडीज के ECC हो गया, एक्नेक के डिसीजंस हैं, वो भी इमरान खान साहब की नवंबर वाली तरमीम में थी कि वो क्योंकि कलेक्टिव डिस्कशन के बाद होते हैं वो नहीं आएंगे। हमने बल्कि उन्हें थोड़ा फाइन ट्यून कर दिया। हमने कहा कि उनमें जब तक एलिमेंट ऑफ करप्शन नहीं होगा जी और गेन नहीं होगा तब तक वो इम्यून है, नैब उनको नहीं देख सकेगी। इन्होंने शायद वो नहीं था डाला होगा। इसी तरह जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है वो जब तक उसमें एलिमेंट ऑफ करप्शन और पर्सनल गेन या गेन फॉर सम रिलेटिव और स्पाउस और सम अदर पर्सन नहीं होगा, यानी कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी सिंप्लिसिटर इज नो क्राइम अनटिल एंड अनलेस वहां पे कोई एलिमेंट ऑफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस हो। ये तकरीबन बुनियादी चीजें हैं जो जिनके ऊपर ये अब नैब के दायरा कार के बारे में कह रहा हूँ। हमने क्या किया कि हमने कहा कि अदालती फैसला जात हैं, और एक नहीं दो नहीं बीसियों मुकदमात हैं जिसमें उन्होंने कहा कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ, यानी कि जो असासों का केस है, आमदन से जायद असासा जात में भी जो डिसऑनेस्टी और करप्शन का एलिमेंट है वो लाजिम है, वरना ये टैक्स लॉज के अंदर तो क्राइम है। मैं आपको एक आसान सी मिसाल देता हूँ। होता ये है तलत साहब कि हुकूमत आपको एक फैसिलिटी देती है कि हर एरिया के लिए एक DC रेट तय कर दिया जाता है कि ये एक कनाल की कीमत 1.5 करोड़ रुपया है, शायद असल में वहां पे कनाल की कीमत 3 करोड़ रुपए हो। अब वो जो सौदे होते हैं वो 2.25 करोड़ में भी, 2.5 में भी, 3 में भी, लेकिन जो रजिस्ट्री होती है वो DC रेट पे होती है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में अमाउंट होती है, उसे हम कहते हैं अनडिस्प्यूटेड एडमिटेड अमाउंट। अदालती फैसले हैं कि जब असासों का केस हो तो आप जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी है वो सरकार का जो रेट है या जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में वैल्यू दी है उस पर असेस करेंगे, और ये मैं नहीं कहता, ये बेताशा जजमेंट्स हैं। इसी वजह से वो केसेस लोगों के खत्म भी हुए।
कानून में ये नहीं था लिखा हुआ, तशरीह कर दी थी अदालत ने। हमने वो लिखा कि असासों के केस में भी जब तक एलिमेंट ऑफ करप्शन और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी नहीं होगा, यानी कि इसने करप्ट प्रैक्टिस से असासे नहीं बनाए होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस ने, वो जुर्म नहीं है। प्राइवेट आदमी तो असासे बनाए आमदन से ज्यादा, उसे टैक्स वाले पूछते हैं, सरकारी मुलाजिम से पूछते थे। लेकिन कोर्ट्स ने कहा, ब्रिगेडियर इम्तियाज केस मुकदमे में कहा, मेरे ख्याल में ये जो मंसूरुल हक साहब थी वो असासों का नहीं था, 3-4 मुकदमा तो सुप्रीम कोर्ट के और 20 मुकदमा हाई कोर्ट के, जिसमें उन्होंने कहा कि आमदन से ज़ायद असासा जात में भी आपने एलिमेंट ऑफ करप्शन और जो करप्ट प्रैक्टिस है वो देखना है। अगर वो नहीं है तो इट मे बी एन ऑफेंस अंडर टैक्सेशन लॉज, बट इट शुड नॉट बी एन ऑफेंस अंडर द एंटी करप्शन लॉज। लेकिन कदा कलामी, तो सदर मुमलिकत फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बिल से कानून के लंबे हाथों को मफलूज करके बदनवानी को फ़रोग़ हासिल होगा? ये बिल बदनवान अनासर के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो किसी को जवाबदेह नहीं है। दिस इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं बड़ी माजरत से अर्ज करूंगा, मेरा तो ना ईमान उठ गया है कि ओहदे असल में बड़े होते हैं, लोग बड़े नहीं होते। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हाई ऑफिस में बैठे हुए लोग, जो पंजाब में गवर्नर की तकर्री पे इन्होंने पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत में काबीना और वज़ीर आज़म के इख्तियार का मजाक उड़ाया, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी से गैर हाजिर होकर बीमारी का बहाना बना के इन्होंने जो बेतौकीरी की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स की, और बहुत सारे मामलात में समरीज के ऊपर बैठ के इन्होंने जो किया, क्या ये पार्लिमानी जमहूरी रवायात हैं? सदर मुमलिकत को तासुब की ऐनक उतार के देखना चाहिए था। पार्लिमान हमारे आईनी निज़ाम में जो बुनियादी आईनी ढांचा है, हमारा पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है और मुकन्ना आला तरीन कानून साज इदारा है। लेकिन इस मुकन्ना में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान गैर हाजिर हैं। ये नामुकम्मल मुकन्ना है जिसके अंदर आपके इत्तेहादी मौजूद हैं या वो लोग मौजूद हैं जो आपको वोट देना चाहते थे, किसी वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया। ये वो मुकन्ना नहीं है जिसका आइन में जिक्र है, ये नामुकम्मल है। इसमें से जब आप ऐसा कानून पास कराते हैं तो फिर सदर मुमलिकत के ऊपर ख्याल ये किया जाता है आपकी तनकीद जो है बेजा है। तलत साहब, इन्हें किसने कहा था कि ये आइन ने एक डिस्कोर्स दिया हुआ है, उससे इनहराफ करके ये बाहर जाके नाराज होके बैठ जाए कि लेकिन वो तो इमेटीरियल है जी। मटेरियल फैक्ट तो ये है कि ये नामुकम्मल है। अगर तो आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जब एक नाराज ग्रुप पार्लियामान में से उठ के बाहर चला जाएगा, और देखिए कितने अच्छे फैसले हैं इनके कि सेनेट को नहीं छोड़ना, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है, लेकिन नेशनल असेंबली में नहीं बैठना। नेशनल असेंबली के बाहर बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट लॉजेस पे कब्जा है, तनख्वाहें वसूल हो रही हैं, लेकिन असेंबली में आके लेजिस्लेटिव वर्क नहीं करना। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी अच्छी जमहूरी रवायत है? बिल्कुल आप एतराज़ात आपके बजा, लेकिन दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि जिस हाउस में से ये बिल मूव हुआ है उस हाउस के अंदर हकीकी अपोजिशन की आवाज़ नहीं है। मैं अगर ये अर्ज करूं कि इनके अपने इत्तेहादी जो GDA के लोग हैं, अपोजिशन तो इस मुल्क में 6 लोगों पे भी रही है, आज तो फिर 20-22 लोग बैठे हुए वहां पे। यहाँ पे तो 4-4, 5-5 MNAs की अपोजिशन भी रही है, अदवार ऐसे भी आए हैं। किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को 7 सीटें मिली थी एक इलेक्शन में। तो ये तरह साहब, ये तो अब इनके अपने फैसले हैं। निज़ामे हुकूमत तो नहीं मुअत्तल हो जाएगा इनके नाराज होकर बाहर बैठने से और जलसा गाह में बैठने से। ये आए पार्लियामान के अंदर, आज भी आए, आके अगर ये हकीकी ताकत रखते हैं पार्लियामान में, सेनेट में इनके पास लोग मौजूद हैं, ये अपने इत्तेहादियों को राजी करें, आके ये लॉ रिपील कर दें। इन्हें कौन रोकता है कि ये आए और आके बिल पेश करें और रिपील करके वो मारें? देखिए ये तो दो रुखी है ना, ये तो मुनाफिकत है सही है। और ये वो बिल थे जो कि ये पेंडिंग छोड़ के गए हुए हैं, और जब इन्होंने 23 बिल 5 मिनट में मंजूर किए और बलडोज करके किए, सदर मुमलिकत के वो बारीक बीनी और सदर मुमलिकत की कानून के लंबे हाथों की गिरफ्त मजबूत रखने की तब सोच कहाँ पे थी जब 21 बिलों को 5 मिनट में पास किया गया, 7 मिनट में पास किया गया। जो उस वक्त हुआ वो गलत था, लेकिन दैट डजंट जस्टिफाई आज के आर्गूमेंट है। ये तो एक अजीब आर्गूमेंट है कि उस वक्त ये हो रहा था, सदर साहब खामोश थे, तो अब भी सदर साहब को नहीं बोलना चाहिए। तलत साहब, मैं बड़ी माजरत से अर्ज करूं,
मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि सदर मुमलिकत को एक आंख से सबको देखना चाहिए। गवर्नर चौधरी सरवर की रिमूवल तो वो करें, 3.5 मिनट में एक्ट अपॉन कर लें, और इस दफा कहें कि नहीं गवर्नर को रिमूव करने की रीजन सॉलिड होनी चाहिए और रीजनेबल रीजंस के ऊपर मैं करूंगा। तो क्या वो उसमें तो रीजन ही कोई नहीं थी। इमरान खान साहब ने तो एक लाइन लिख के भेजा था कि सर्विसेज बी डिस्पेंस विद एंड सच बी अपॉइंटेड। तो ये सारे कानून ज़ाब्ते अपनी जमात के लिए नहीं है और मुखालिफिन के लिए, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। और जहाँ तक नैब तरामीम का ताल्लुक रहा, मैंने अभी प्रेसर में भी ये बात कर रहा था, खान साहब ने खुद चॉइस किया, वो अदालत में जा रहे हैं, वो शौक से जाएं अदालत में। मैं ये बात बड़े इत्मीनान से कह सकता हूँ कि ये वो तरामीम हैं जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो टेस्ट ऑफ जुडिशल स्क्रूटनी है उसमें से गुजरेंगी, और ये तरामीम जो हैं वो टेस्ट पास करेंगी। इसमें कोई गैर आइनी तरमीम नहीं है, बल्कि जहाँ पे इनक्रोच करता था नैब लॉ फंडामेंटल राइट्स को, उसकी दुरुस्तगी की गई है। जो तरामीम की गई हैं वो इस मुल्क के मुआशी मुफाद में की गई हैं, अदालती फैसलों की रूह के मुताबिक की गई हैं। 90 रोज का रिमांड रखा हुआ है नैब ने, हुकूमत खानों में डाल के लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे उल्टे सीधे बयान लिखवाते हैं और फिर उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कौन सा तफ्तीशी इदारा है जो कि प्रेस रिलीजेस जारी करता है? ये तो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं तफ्तीश के। हमने तरमीम की है कि नैब जो है वो पेंडिंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में प्रेस रिलीजेस जारी नहीं करेगा, लोगों का मजाक नहीं उड़ाएगा। तलत साहब, मुझे आपको उठा के कुबत खाने में डाल दे 6 माह के लिए और उसके बाद धड़ाधड़ बयान दें कि जी इनसे बददयानत लोग ही कोई नहीं है पाकिस्तान में, 6.25 महीने गुजरने पे बाहर निकाल दे, कहें आपके खिलाफ कोई शहादत नहीं मिली है, तो जो मेरे बच्चों पे, मेरी फैमिली पे स्टिग्मा लगा, उसका जवाब कौन देगा? बाय इम्प्लीकेशन तारड़ साहब, आप बेहतर है, कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, वजीर कानून भी हैं, उससे पहले कानून को आप प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, सियासी तौर पर भी मामलात को देखते हैं। बाय इम्प्लीकेशन व्हाट यू आर सेइंग इज कि नैब ने अभी तक जितना काम किया, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जिसको सुपरवाइज करते थे, वो तमाम का तमाम काम जो है वो 2 नंबर काम था। अगर वो 2 नंबर काम था तो उससे तमाम जो मुकदमा जो प्री बारगेन हुई, जो लोगों के साथ मामला सेटल किए, वो बुनियादी तौर पर तो रिट्रोस्पेक्टिवली अगर आप देखें तो वो नल एंड वाइड हो जाते हैं। आप तो कह रहे हैं कि वो कोर्शन के जरिए सारा काम किया गया था। तलत साहब देखिए, लॉ में हमेशा जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं, शायद यही मंशा है और इसीलिए ये टूल रखा गया कानून साजी के अंदर कि कानून जब तब्दील करते हैं तो जो पीछे ला कानूनियत हुई होती है वो उसकी वजह से वो नल एंड वॉइड नहीं होती। अलबत्ता जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, उनकी हद तक, किसी हद तक वो मिल जाते तो जो एग्रीव्ड पार्टी है, मसलन अगर फवाद हसन फवाद है या अहद चीमा है या आपके सियासतदान, जो एग्रीव्ड पार्टीज तो अपनी जगह पर मौजूद है ना जी, तो वो रिड्रेसल के लिए क्या कर सकती हैं? जो आपके बयान के मुताबिक इतनी लुट मचाई हुई थी, अन्नी मचाई हुई थी नैब ने, तो एग्रीव्ड पार्टीज तो मौजूद है, उनका ग्रीवेंस भी मौजूद है। सर, जिस तरह एंटी नारकोटिक्स लॉज में है, जैसे एंटी टेररिज्म के लॉज में है और भी कुछ स्पेशल लॉज के अंदर है, अब हमने ये भी डाला है कि जो मलिशियस प्रोसिक्यूशन है, लेकिन वो आएगी आज के बाद, ये क्योंकि एक ऑफेंस बनाया है इसे, ये प्रोस्पेक्टिव आएगा। जो मलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी कि जो वेक्सेशियस इन्वॉल्वमेंट है, जहां साबित हो जाए तो कोर्ट नैब अथॉरिटीज के खिलाफ एक्शन लेके उन्हें सजा भी कर सकती है। और ये हमारे यहाँ पहले बहुत सारे कवानीन में ये शिक है, ये शिक होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है कि आप किसी शख्स के जिंदगी के 2 साल सिर्फ इसलिए खा जाएं कि आपने पॉलिटिकल मास्टर्स को राजी करना है, या आपको कहीं से इशारा हुआ, या आपने किसी की अना की तस्कीन करनी है, या आपने अपना कोई पर्सनल ग्राज या कोई स्कोर सेटल करना है। सर, ये बहुत सरासर नाइंसाफी और ज्यादती है। देखिए, आपने, मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था, आपने बीच में जुमला बड़ा अच्छा बोल दिया और हल्के से आपने कहा कि कहीं से इशारा हुआ, तो मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। क्या हमें पता नहीं है कि पंजाब के अंदर बेंच कैसे बनते थे? क्या हमें पता नहीं है कि ज़मानतें कैसे होती थी? क्या हमें पता नहीं है कि ये कहाँ पे डिसाइड होता था कि किसको कितने बाय कितने के कमरे के अंदर रखना है और उस कमरे के अंदर टेम्परेचर क्या होना है? ये नैब तो नहीं कर रहा था। तो देखिए ना, फिर कानून ऐसा था ना जो मिसयूज हो सकता था भरपूर तरीके से। चेयरमैन इख्तियारात का मरकज था, जैसे वो फैसलाबाद में कहते हैं जी इख्तियारात का घंटा घर।
तो जब इख्तियारात का घंटा घर फर्द वाहिद होगा और उसकी जो कलेक्टिव टीम है उसके पास इख्तियार ही नहीं होगा, तो आप एक आदमी को अपने हाथ में रखें, आप जो करवाना चाहते हैं करवा लें। आपके पास किसी शख्स के, किसी फर्द वाहिद के दो चार राज, दो चार अच्छी वीडियोस होनी चाहिए, उसके बाद आप जो मर्जी करें, खेलें और मजे लें और अपने मुखालिफिन को दीवार में चुनवा दें, कोई तो पूछने वाला जावेद साहब नहीं की वीडियोस वाला जो किस्सा है वो आप मानते हैं कानूनी तौर पर उसकी बुनियाद दुरुस्त है? क्योंकि जिस खातून के साथ हुआ उसने तो बुबांगे दोहल ये कहा कि मेरी वीडियोस जो है वो इस्तेमाल की गई जावेद इकबाल साहब को ये काम करवाने के लिए। तो कानूनी तौर पर भी आपके ख्याल में उनके बयान में जान है या नहीं? मेरे लिए तो वो बहुत तकलीफ दे लम्हा था कि मेरी एक आला तरीन अदालत के रिटायर्ड जज और जावेद साहब ने बतौर जज बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। मुझे नहीं मालूम कि ये जाल बुना गया या क्या था, या इंसान से गलती भी होती है, लेकिन मुझे ये जरूर तकलीफ रहेगी कि एक बहुत ऑनरेबल आदमी ने बड़ा बड़ा ही, मैं कहता हूं कि एक 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 डिसरिस्पेक्टफुल एग्जिट लिया है, खास तौर पे जब उन्होंने अपना एक्सटेंशन के ऊपर जो स्टे था वो माना और फिर वो डेली वेजर चेयरमैन नैब बने और वो देखते रहे कि कब तक ये सांसों की डोरी चलती रहेगी। दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। इनको लगाया किसने था ताड़े साहब? ये गलती थी, ये बिल्कुल गलती की थी, ये उस वक्त की हुकूमत की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गलती थी कि उन्हें अपॉइंटमेंट्स करते वक्त बहुत गौर खौफ से करना चाहिए। थोड़ी बहुत कुछ बातें थी तब भी, लेकिन मैं कहता हूँ कि ह्यूमन एरर इसलिए कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि इनका बतौर जज जो है सुप्रीम कोर्ट में, वो जो उनका टेन्योर था वो बहुत ज्यादा मासवाए तहरीक के दिनों में जो इनका किरदार रहा, जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को मासूल नहीं, किया उसके गया, बाद जो उसके बाद ओबीएल कमीशन बना उसके अंदर भी इनका किरदार बड़ा वाजे था। तो ये, और आपको पता था कि ये लगाए नहीं गए, ये लगवाए गए हैं, पता था सबको? मैं तो तलत साहब, मैंने तो कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि नैब तरामीम ना करना भी एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसका खमियाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने दिया है कुर्बानियों की शक्ल में, और जेलें और हुकूमत खाने काट कर उन्होंने यह खमियाजा भुगता है। और अभी भी ये ख्याल था कि अब क्योंकि बारी जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की है, कानून अभी ना तब्दील किया जाए, बहुत सारे साथियों की ये ख्वाहिश थी कि ये 6 माह के लिए इसको मौखर किया जाए और ये हुकूमत खाने इसी तरह जिंदा रखे जाएं, लेकिन जो वहाँ पे बाशऊर लोग थे, बेटर सेंस प्रिवेल्ड और उन्होंने कहा कि नहीं, जो आइन और कानून के तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए, ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा वरना। और देखिए ये तो भुगत चुके हैं तलत साहब, मैं एज अ लॉयर अब बात कर रहा हूँ, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, जो सियासी मुकदमात शरीफ फैमिली या उनके एलाइज या जरदारी साहब की फैमिली के खिलाफ या वो आए, वो तो ज्यादातर वो भुगत चुके हैं, उनकी जमानतों के ऑर्डर्स में समझ आ गई है कि उनके केसेस के अंदर क्या है। वो तो अब एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है, उनके ट्रायल चल रहे हैं, वो ड्यू कोर्स में बरी होंगे, दे आर क्वाइट सैंक्वन ऑफ एक्विटल्स इन दोस केसेस। ये तो अब आने वालों ने भुगतना था, जो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि कानून साजों ने दिल बड़ा करके ये तरामीम की है कि उन्होंने जो रिवेंज है या वो जो तासुब है उसको भुला के कानून को सीधा किया है, ताकि इंसाफ जो है वो होता हुआ नजर आए, मिसयूज ना हो ये कानून। उसमें बहुत नैब अकाउंटेबिलिटी लॉज जो प्रीवियसली थे, दीज लॉज वर प्रोन टू मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। तो बिल्कुल आखिर में दो सवाल। जस्टिस जावेद इकबाल का भी आपके ख्याल में एहतसाब होना चाहिए, नहीं सिर्फ उनके ऊपर अफसोस ही करना चाहिए या उन पर तरस ही खाना चाहिए, या ये सोचना चाहिए कि उन्होंने क्यों किया? इतना बड़ा मुल्क के अंदर फसाद, इतना बड़ा जुल्म लोगों के ऊपर, मैं उस बयानिए की बात कर रहा हूँ जो अभी हमने सुना और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, और वो आराम से आए और फिर आराम से गए। तलत साहब ये मैंने तो नहीं कहा, ये बातें तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसलों में लिख दी, और ये बातें सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट रेफरेंस में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने भरी अदालत में, जो कि एक ओपन फोरम होता है, वहां पे बोल दिया, और ये बातें जुबान ज़दे आम रही। और वजीर आजम थे जब इमरान खान, बारहा उन्होंने कहा कि नैब कवानीन में तरामीम होनी चाहिए, ये तरामीम ना होने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है मुल्क का मुआशी तौर पे, और जो गरीब लोग हैं, मैं बतौर वकील जरूर उन्हें ये कहूँगा
कि आने वाले वक्तों के लिए, क्योंकि जो लॉज या ये जो लिटिगेशन या ये जो हक की बात होती है, ये आप हिस्ट्री को सही करते हैं, ये पोस्टेरिटी के लिए कवानीन भी बनाए जाते हैं, और ये जो हक की लड़ाई है ये भी आप आने वाली नस्लों के लिए लड़ते हैं। किसी को ये अलार्म बुलंद करना चाहिए और ये जरूर हिसाब मांगना चाहिए। बहुत सारे बेगुनाह लोग हैं, इतनी इतनी दुखी कहानी है। मैंने एज अ लॉयर कुछ केसेस किए, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। इतने इतने दयानतदार सरकारी मुलाजिम, यकीन मानिए तलत साहब, उन्हें इन्होंने पलक झपकते में उठाया और जेलों में डाल दिया, और 6 महीने बाद कहा कि नहीं नहीं आपके खिलाफ कुछ नहीं निकला, आप जमानत करवा दें। ये कहाँ का इंसाफ है? उन दिनों का हिसाब को किन से ले मुझे आके? तो ये बिल्कुल ये अमल शुरू होना चाहिए और ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। हम नहीं कहते अकाउंटेबिलिटी ना हो, होनी चाहिए। इसीलिए बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि ये रिपील कर दें एक्ट, आप ऑर्डिनेंस, ये आमर का बनाया हुआ कानून है, रिपील कर दें और ये रेगुलर कोर्ट्स में केसेस चले जाएं, एंटी करप्शन के जितने भी हैं, स्पेशल जज सेंट्रल्स हैं, एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं, उनके पास जाएं, जो सूबाई हैं सूबाई में जाएं, मरकजी हैं वो वफाकी अदालतों में जाएं। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि नहीं, हम लोग खुद फेस कर रहे हैं, हम मेरिट पे अपने केसेस फेस करेंगे, लेकिन जो कवानीन में तरमीम है जिन पे इत्तफाक़ राय है कौमी सतह पे भी बड़े अरसे से, वो ज़रूर होनी चाहिए। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल। आखिर में आने वाली नस्ल के लिए कौन सा नैब चेयरमैन ला रहे हैं आप, और कब ला रहे हैं? ये लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन के 2 राउंड्स हुए हैं। मेरे ख्याल में कोई थोड़ा सा डेडलॉक था, कुछ एक दो वो तो नेट प्रैक्टिस है जी, आपको पता है आजम साहब, वो कौन सी कोई सही कंसल्टेशन है? नेट प्रैक्टिस है आपस में, कोई सही टूर्नामेंट नहीं। तलत साहब, मैं अब बहुत सारी बातें पर्चा आउट नहीं करता टीवी पे, इतनी नेट प्रैक्टिस भी नहीं है। इतनी नेट प्रैक्टिस में कुछ है, कुछ ऐसा मामला है कि कुछ एक दो लोगों के नामों के ऊपर कुछ एतराज़ात थे और कुछ नामों पे तहफ़्फ़ुज़ात भी थे अपोजिशन की, जो भी अपोजिशन है इस वक्त की राजा रियाज साहब की क़यादत में। तो देखिए अब ठीक हो जाएगा। जो एक आध बहुत मोतबर नाम था, उनकी कुछ कानूनी पेचीदगी है, आपने उसकी वजाहत की। अब बिल्कुल आखिर में ये ना हो कि आपने राजा रियाज का नाम लिया तो उसमें जो रियाज भी आता है, तो पहले जिस तरह लगाया गया वैसे ही कोई ऊपर से आके अपना बंदा लगा जाए, और फिर हम बाद में 4 साल बाद मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ, फिर आप ये कह रहे हो कि हाँ यार उस वक्त ये गलती हुई थी। एक मैं तस्दीक कर दूं, एक तो इस दफा 3 साल के बाद तब्दीली होगी। नहीं, इंटरव्यू तो 4 साल के बाद होगा ना, फिर तब्दीली तो नहीं। अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी टेन्योर 3 साल कर दिया गया नए लॉ में। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत सारी जगहों पे ये भी फरमाइशी 4 साल थे। आपने देखा होगा बहुत सारी जो तैनाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की 3 साल की होती हैं, बहुत सारी या 5 की होती है। तो मेरा ख्याल है सबक सीखता है बंदा हिस्ट्री से, गलती करके बंदा समझदार बनता है। शायद इस दफा गलती ना हो। गुड टू टॉक, मुझे उम्मीद है गलती नहीं हो। गुड टू टॉक टू यू। आज़म नज़ीर तारड़ पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर हमसे बात कर रहे थे। आइए आप चलते हैं उस शाहकार के तरफ जिस शाहकार का सारों को इंतज़ार था। IMF के साथ मुआहदे की कुछ तफसीलात, अंडरस्टैंडिंग की कुछ तफसीलात हमारे सामने आई हैं। खुर्रम हुसैन मुआशी तज्ज़ियाकार पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास मुकम्मल तस्वीर नहीं है, जो छपा है उसके हवाले से हम आपसे सादे सादे सवाल कर लेते हैं। तो जब ये IMF के साथ ये अंडरस्टैंडिंग है कि टैक्स की वसूलियों के हदफ में 436 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, तो इससे मुराद क्या है? तलत, इससे मुराद तो सिंपल है कि टैक्स अभी मजीद गवर्नमेंट को कलेक्ट करना पड़ेगा, और ये सब पता था इवन एट द टाइम ऑफ द बजट। तब भी जब बजट में जब रेवेन्यू प्लान जो लोग फॉलो करते हैं इन चीज़ों को उन्होंने देखा था, तो तब ही देखते साथ समझ आ गई थी कि इन लोगों ने मे बी 70% फासला कवर कर लिया है जो उन्होंने करना था, और बाकी 30% उन्होंने आगे के लिए छोड़ा है कुछ। अब लग रहा है कि तो ये टैक्स आएंगे कहाँ से? ये अब देखें, वो तो जब डिटेल्स निकलेंगी तब पता चलेगा। जैसे इनकम टैक्सेस के स्लैब्स को अगर ये लोग कर रहे हैं एडजस्ट या नहीं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इनकम टैक्सेस को नहीं कर रहे हैं। जो सैलरीड लोग हैं उनके टैक्स स्लैब्स इतने ज़्यादा नहीं हो रहे एडजस्ट। अभी आप ख़ास इस चीज़ को देख लें कि जो कंपनीज जिनका 300 मिलियन रुपीस से अबव, यानी कि 30 करोड़ रुपए से अबव एनुअल प्रॉफिट है,
उनके ऊपर जो है टैक्स का बोझ इंक्रीज किया जा रहा है। वो और कोई फिर वहां से पॉवर्टी टैक्स वो भी लगाया, वो क्या लगाया? पॉवर्टी टैक्स उसको कह रहे हैं, माजी में इसको सुपर टैक्स भी कहा गया है। ये मेरे अंदाजे के मुताबिक मोस्ट लाइकली कोई टेम्पररी चीज होएगी, लेकिन ये यहाँ से काफी हद तक ये लोग रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और नंबर 2, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे उन्होंने जो अभी प्लान जो बनाया है कि जनवरी तक 5-10 रुपए फी लीटर कलेक्ट करेंगे ऑन द असम्पशन के 2 बिलियन लीटर्स की मंथली सेल होएगी पाकिस्तान में। और जनवरी 2023 के बाद से इसको 50 रुपए पे लेके जाएंगे ऑन द असम्पशन के बाय देन इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस जो हैं वो गिर चुकी होंगी इस लेवल तक कि उस 50 रुपए का बोझ अवाम के ऊपर इतना ज्यादा नहीं आएगा। जो खबर छपी है खुरम, वो उसमें कहा गया है कि 5 रुपए जो है वो हर महीने बढ़ाया जाएगा और 50 रुपए तक जाएगा, यानी 10 माह के अंदर 50 रुपए तक जाएगा। उन तमाम मफरूज़ों के पेश नज़र जो आपने सामने रखे कि ये मफरूज़े यही हैं, तो ये तो इसका मतलब है कि 50 रुपए ऊपर जाएगा। 50 रुपए पे लेके तो जाएंगे। तलत मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कह रही है कि 5 रुपए लगाया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई, उसको अगस्त में 10 करेंगे, फिर वापस 5 पे लेके आएंगे, फिर आई थिंक एक और महीना था जिसमें 15 करेंगे, फिर वापस 5 पे लेके आएंगे और फिर जनवरी में जाके इसको 50 करेंगे। तो अभी ये भी डिटेल्स देखनी होंगी कि इज इट अ 5 रुपी इंक्रीज एवरी मंथ, या इज इट कीपिंग इट एट 5 रुपीज 5-10 रुपीज अ मंथ for the first 6 months, और जनवरी से onwards 50 रुपीज a month पे लेके जाएंगे इसको। बट इसमें द बिग असम्पशन जिसके ऊपर इन लोगों ने अपना ये प्लान बनाया है वो ये है कि ऑयल प्राइसेस गिरेंगी सितंबर अक्टूबर तक पहुंच के अभी जिस पीक पे पहुंची हुई हैं वहां से नीचे आ जाएंगी, ये देखते हुए कि अभी एडवांस्ड इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज में रिसेशन की बात हो रही है और फलाना ढमकाना, इस किस्म की असम्पशंस के ऊपर बनाया हुआ है फिलहाल। We'll have to see if the assumptions bear out. अभी तनख्वाह और पेंशन की मद में हमने 200 अरब रखे थे, अब वो निकाल दिए और कहा है कि जी हमने कोई इमरजेंसी फ़ंड अगर है तो उस इमरजेंसी फ़ंड के लिए आप पैसे रखें, तो तनख्वाहें और पेंशन के 200 अरब अब नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में जो सरकारी तनख्वाहें इन्होंने इंक्रीज अनाउंस किया था 15% का, मेरे ख्याल में वहां से निकाले गए हैं ये पैसे। तो अब वो इंक्रीज नहीं होगा क्या? लग तो यही रहा है, लेकिन अगेन अनाउंसमेंट जब आएगी तब मुकम्मल पता चलेगा। लग तो यही रहा है कि वो जो 15% का इंक्रीज था वो IMF ने मना कर दिया कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है इसको फाइनेंस करने के लिए। अच्छा, आपने इनकम टैक्स का जिक्र किया, तो इनकम टैक्स की मद में भी 55 अरब रुपए बढ़ाने पर इत्तफाक है, जो खबर है अभी तक। इसका मतलब है तो वो इनकम टैक्स की जो स्लैब्स चेंज करेंगे उसके जरिए पैसे रेज किए जाएंगे। जी हाँ, स्लैब्स को चेंज करके, लेकिन अगेन ये नहीं पता कि कौन से स्लैब्स किस तरह से चेंज किए जाएंगे। तो उसमें अभी जैसे कोई जिसकी 1 या 2 लाख के दरमियान तनख्वाह है उसका कितना इंक्रीज होगा, जिस तरह से ये लोग चल रहे हैं लग रहा है कि सारा बोझ जो है वो टॉप स्लैब्स के ऊपर ही डाला जाएगा। लेकिन अगेन उसकी जब तफसील से जब डिटेल आएगी तभी पता चलेगा तब। अच्छा, ये हैरान कुन बात है कि इस हुकूमत ने एक बजट पेश कर दिया, अब जो लगता यूं है कि बजट मेकिंग का प्रोसेस जो है दोबारा से हो रहा है, जिसके अंदर टैक्सेशन प्रपोजल्स भी हैं, रेवेन्यू जनरेशन की भी बात है, जिसके अंदर डेवलपमेंट फंड्स की भी बात है, कौन सा पैसा कहाँ पे लगना है, कहाँ से निकालना है। तो अमलन तो अब मिफ्ता इस्माइल तारीख रकम करेंगे एक और बजट पेश करके। ये एक्चुअली काफी कॉमन होता है, इस दफा अनकॉमन बात यह है कि बड़ी जल्दी हो रहा है कि यानी कि बजट अभी चंद हफ्ते पहले हुआ था पेश और उसके दिनों के अंदर अंदर अब उसी बजट के अंदर चेंजेस लाई जा रही हैं, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट पार्लियामेंट हैज सेड बट बिकॉज ऑफ व्हाट द IMF हैज सेड। लेकिन ये आप समझ लें जैसे फास्टेस्ट मिनी बजट एवर जो अब हम देख रहे हैं आता हुआ। और लेकिन तलत ये पता था सबको, जब बजट अनाउंस हुआ है उसका रेवेन्यू प्लान इतना क्रेडिबल नहीं नजर आ रहा था। मिफ्ता साहब ने ट्राई किया कि IMF को समझा सकें और उनको राजी कर सकें, लेकिन वो जिस हद तक कामयाब हुए उस हद तक हुए, लेकिन बाकी जो रह गया था उसमें जो गैप्स रह गए थे वो उनको पूरे करने थे और अब वो कर रहे हैं वो काम। तो IMF का एक एतराज़ जो मैंने पढ़ा वो एतराज़ ये है कि आप जो पैसा जनरेट करते हैं, अब मैं आम ज़ुबान में बात कर रहा हूँ, वो आपके ख़र्चे से कम होता है, तो इस मरतबा आपने सरप्लस में जाना है कर्ज़ों की मद के अलावा। तो ये बजट जो है इस लिहाज से भी सिग्निफिकेंट है कि इस मरतबा आपको सरप्लस भी दिखानी है।
प्राइमरी सरप्लस दिखाना है, और ये नॉर्मली आईएमएफ प्रोग्राम्स का एक इंटेग्रल हिस्सा होता है। जो भी आईएमएफ प्रोग्राम हो उसके पहले साल में हमेशा ये रिक्वायरमेंट होती है। तो ये वाला प्रोग्राम तो अब तीसरे साल में आया हुआ है, ये जो जुलाई 2019 में साइन हुआ था। लेकिन अब अजीब सी बात इसमें यह हुई है कि ये प्रोग्राम दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि बीच में कोविड की सस्पेंशन आ गई थी और अब ये दोबारा से कोविड के बाद रिज्यूम कर रहे हैं। तो इन अ सेंस ये दोबारा से फर्स्ट ईयर उस प्रोग्राम का है। जुलाई 19 से लेके मार्च 2020 तक यही हो रहा था, प्राइमरी सरप्लस को रन करने के लिए हफीज शेख साहब इसी किस्म के मेजर्स लेके आ रहे थे। और अब द क्लॉक हैज टर्न बैक टू स्क्वायर वन, और वही वाले स्टेप्स दोबारा से लेने पड़ेंगे टू रीबिल्ड वही जो पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन हफीज शेख साहब छोड़ के गए थे पाकिस्तान में, या जो पोजीशन मार्च 2020 तक उन्होंने पहुंचाई थी। जो की सवाल व्यूअर्स के जहन में आएगा खुर्रम, वो ये कि क्या ज़रूरी है कि हम अपनी नाक रगड़वा कर, बाजू मुड़वा कर आईएमएफ से ये काम करें? क्या ये हम काम खुद नहीं कर सकते? क्योंकि आपसे मैंने जो भी सवाल किया, आपने सही अंदाज से ये भी कहा कि ये सबको पता था, और ये सबको आज से नहीं पता, ये सबको बहुत अरसे से पता। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपको पता है कि आपने ये करना है, तो इतने तकलीफ दे रास्ते से गुजरने की क्या जरूरत है कि भाई पहले करके चले जाएं कि नहीं? आई थिंक आई थिंक गवर्नमेंट की अभी जो पोजीशन है, उनको ये लग रहा होगा कि अगर उन्होंने ये सारी चीजें एक गो में कर ली होती तो हम कह रहे होते यार इतना सारा एक गो में करने की क्या जरूरत थी, आप इसको स्प्रेड आउट नहीं कर सकते थे। अगर वो स्प्रेड आउट करेंगे तो लोग कहेंगे यार बेहतर नहीं था कि ये सारा कुछ एक गो में कर लेते ताकि हम लोगों को एक दफा पता चल जाता। उनकी जो पोजीशन है, दे आर डैम्ड इफ दे डू एंड डैम्ड इफ दे डोंट। इसीलिए इसको हम लोग मुश्किल फैसले कहते हैं। और जब से ये गवर्नमेंट पावर में आई है, तो यही कहते आ रहे हैं सब लोग कि इस गवर्नमेंट को मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और इसीलिए वो फैसले मुश्किल होते हैं कि जब आप जिस तरीके से भी करें आपको तो जूते पड़ेंगे। आप तो आई डोंट थिंक देयर वाज एनी राइट वे टू डू दिस। द थिंग इज के अब जाके ये जब हो गए हैं विद इन 8 वीक्स, मैंने तो माजी में तलत देखा है गवर्नमेंट्स ने 9 महीने 6 महीने लगाए हैं इस किस्म के फैसले करने में। पीपीपी की जो गवर्नमेंट थी 2008 में, उन्होंने बहुत टाइम लगाया था। कोई फरवरी में जब वो पावर में आई थी तब सबको पता था कि उनको ये वाले फैसले करने पड़ेंगे, और वो कोई उन्होंने नवंबर या दिसंबर 2008 में जाके शुरुआत की थी उसकी। लाइकवाइज पीटीआई की गवर्नमेंट जब जुलाई 2018 में आई थी तब सबको पता था कि उनको ये फैसले करने होंगे, और उन्होंने इवेंचुअली जाके जुलाई 2019 में किए। तो ये ऐसे ही होता है, इसीलिए इनको मुश्किल फैसले कहते हैं। इन बेचारों ने तो आई थिंक 8 हफ्तों में अगर कर लिए तो चले, बड़ी बात है। लेकिन अभी भी दे आर नॉट फुली देयर, दे डू हैव अ फ्यू मोर लूज एंड्स टू टाई अप बिफोर वी कैन से कि सारा काम हो गया। अभी जैसे इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात आएगी और मॉनेटरी एग्रीगेट्स जिसकी वो बात कर रहे हैं, उसकी नजर सारी शारे सूद पे जाती है, डिस्काउंट रेट पे, एंड देयर मे वेल बी अनदर इंटरेस्ट रेट हाइक कमिंग। मुश्किल हालात हैं, मुश्किल में हमने अपने आप को मुसलसल रखा है और उसी के नताज भुगत रहे हैं। खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।